With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections in Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge. इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam-oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। Hello everyone, my name is Siddharth Sharma. I have cleared the Rajasthan Judicial Services examination in my very first attempt, fortunately. A little bit about myself. I have completed my BLLB Honours degree from University 5 Years Law College, University of Rajasthan, from the year 2019 to 2024. 2024 में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया while appearing in my final year. हाँ, इसके यहाँ बताना ज़रूरी है कि RJS एक ऐसा एग्ज़ाम है, जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम है, जिसे आप अपने फाइनल ईयर में होते हुए भी दे सकते हैं, अनलाइक अदर जुडिशियल एग्ज़ाम्स जहाँ पे आपको या तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है या फिर सर्टन लेवल ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर होती है। बट RJS में आप जब अपने फाइनल ईयर में हैं तभी भी इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। I am 100% visually challenged person. It is negligible but an inseparable part of my identity. डिसेबिलिटी का अभी इस वीडियो में सिर्फ बताने का इतना ही पर्पज़ है कि डिसेबिलिटी कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे लिए एक एडवेंचरस चैलेंज रहा हमेशा से। मैंने कभी बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया इसको, और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने परसेप्शंस में इसको ज़्यादा भाव ना दें। मैंने बोल दिया कि आई हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन था, इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था, और इवन आई कैन नॉट नेम देम ऑल और cannot thank them all at all. As much as I would like to share about my journey, मैं ये बहुत इसमें बिलीव करता हूँ कि one size doesn't fit for all। तो जैसे मैंने भी जब DKT का प्लेटफॉर्म देखा तो मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों का स्ट्रेटजीज को समझने का ट्राई किया और उससे खुद की एक स्ट्रेटजी डिवाइस की। तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कोई फॉर्मूला लेने नहीं आए होंगे, आप यहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट फॉर्मूला लेने नहीं आए होंगे, आप एक स्ट्रेटजी को समझेंगे और खुद की अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे, क्योंकि हम सबके स्टार्टिंग पॉइंट अलग होते हैं, सबकी सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो सबकी जर्नीज भी अलग होंगी, तो सबकी स्ट्रेटजीज भी अलग होगी। तो हाँ, मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज यहाँ से लेके जाइए, कोई फॉर्मूला या कॉपी पेस्ट फॉर्मूला के उस एक्सपेक्टेशन में आप वीडियोज़ नहीं देख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो डाउट आता है सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में वो आता है कि राइट टाइम टू स्टार्ट क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज सच कोई राइट टाइम नहीं होता है। आप जब से स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप अपने लॉ कॉलेज में हैं तो उस वक्त से भी अगर हम लोग जो कर रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ें और जितना पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें तो वो सफिशिएंट होता है। तो मेरी पर्टिकुलर जर्नी में जब मैंने अपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने फर्स्ट ईयर से जैसे जैसे जो सब्जेक्ट्स आते गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने MP जैन रेफ़र किया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने अवतार सिंह को रेफ़र किया, फिर TPA के लिए भी अवतार सिंह को रेफ़र किया, फिर इसके बाद जितने भी मतलब जो भी सब्जेक्ट्स आते गए पर्टिकुलरली उस टाइम फ्रेम में उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। अपार्ट फ्रॉम देयर बेरेक्ट तो हमेशा से एसेंशियल होने ही वाला है। बेरेक्ट के बिना कोई सब्जेक्ट हम लोग नहीं पढ़ सकते जिस सब्जेक्ट में बेरेक्ट की नीड है। नोट्स मैंने ऐसा नहीं बनाए मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बेरेक्ट को रिवाइज करना है बार-बार में, और बाकी जितना आपने पढ़ा है, जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग आपने क्लियर कर रखी है बाकी अपने लॉ स्कूल के टाइम में बाकी सब्जेक्ट्स टेक्स्ट बुक पढ़ के उतना ही आप अच्छे से बेरेक्ट को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं तो आप बस स्टार्ट कीजिए, 5-6 घंटे जितना भी आप दे पा रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिफिकेशन अनाउंस होती है या फिर आपको लगता है कि अब एग्ज़ाम आने वाला है, आप थोड़ा पास आ रहे हैं एग्ज़ाम के, वैसे वैसे आप अपने एग्ज़ाम स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हैं, और विच कैन गो टू 12 to 13 आवर्स पर डे। तो मेरा पर्टिकुलरली यही शेड्यूल रहा कि इनिशियल टाइम में बहुत ऐसे नॉर्मल स्टडी की कॉलेज में, तो कॉलेज भी इंजॉय किया, सब कुछ पार्ट लिया, सब चीज़ों में पार्ट लिया, बट जितना बढ़ा वो अच्छे से बढ़ा। और जब नोटिफिकेशन आ गई अभी, तो नोटिफिकेशन के बाद कोशिश की कि दिन में 11 to 12 आवर्स की स्टडी एटलीस्ट हो पाए। अब राजस्थान में जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम 3 फेजेस में कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है पूरा, जिसमें 70 मार्क्स डेडिकेटेड होता है लॉ के लिए, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे होते हैं उन सब के लिए, और 30 मार्क्स की ग्रामर होती है।
ग्रामर का लेवल इजी टू मॉडरेट में होता है अभी तक के पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो, और सिविल मतलब जो लो पोर्शन है वो भी अभी तक का पैटर्न देखें तो डायरेक्ट बेस्ड होता है, बट अब क्योंकि थोड़ा इवॉल्व हो रही है चीज़ें और थोड़ा मतलब ऐसे शिफ्ट भी आ रहा है अप्रोच में, तो थोड़े इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस और थोड़े प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। इसके बाद मेंस होता है, तो मेंस सब्जेक्टिव पेपर होता है, और मेंस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंस के पेपर शीट में आपको एक सर्टेन स्पेस ही दिया होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक शीट दे दी और आप उसमें अपना जितना भी चाहे लिख सकते हैं, नहीं, इसमें आपको सर्टेन स्पेस दिया होता है जिसमें आपको अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है जो कि राजस्थान जुडिशियल में थोड़ी अलग है बाकी जुडिशियल सर्विस एग्जाम से। इसके अलावा सिलेबस वही सेम डिवाइड होता है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और हिंदी एंड इंग्लिश ऐसे। तो सिविल लॉ 100 मार्क्स का पेपर होता है, क्रिमिनल लॉ में भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, और हिंदी और इंग्लिश ऐसे 50-50 मार्क्स के रिस्पेक्टिवली होते हैं। ऐसे के लिए तो आपको मतलब करंट इवेंट्स को पढ़ना होगा, लॉ जितने भी मतलब लॉ से जो लॉ के रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो सकते अभी रिसेंट में हुए हैं उन सबको देखना होगा, और स्टैटिक जीके तो वो तो हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता ही है। बाकी लॉ का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम है। अब जैसे प्रीलिम्स में जितना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जितने भी आप टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट रहता है, जितने आप एमसीक्यू लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रहता है। सेम गोस फॉर मेंस, बस मेंस में डिफरेंस ये आ जाता है कि मेंस में आपको कोई चाहिए होता है, कोई जो आपको बता सके, जो आपकी कॉपीज को इवेल्युएट कर सके, जो आपके आंसर्स को देख के आपको सजेशंस दे सके जिसको आप इंप्लीमेंट कर पाए, जो आपकी प्रोग्रेस को कोई कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर पाए। तो अगर क्योंकि की अल्टीमेटली ये होने वाली है कि आपने कितने आंसर्स लिखे, कितना आपने प्रैक्टिस की आंसर राइटिंग की, और कितना आपको क्लैरिटी है जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं अपना एग्जाम फाइनली लिखने के लिए, तो आपको क्वेश्चन देखते ही कितना मतलब स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन पा रहा है कि आपको वहाँ लिखना क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली समय बहुत कम होता है आपके पास वहाँ जाकर कुछ सोचने के लिए, कुछ लिखने के लिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे अपने एग्जाम्स देंगे, मॉक्स देंगे, जितना भी आप टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे कोचिंग्स की, जितना भी आप खुद से आंसर लिखेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी डेवलप होती जाएगी कि आपको वहाँ जाकर क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और अल्टीमेटली की यही होने वाला है। इसके बाद आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जनरली बोला जाता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, पर ये ऐसे हाफ ट्रुथ है। मैं अपने इंटरव्यू का आपको बताऊं तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे मुझसे इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ सब कुछ पूछा, और पर्सनल लेवल पे कोई सवाल नहीं था, इवन सो मच सो कि मेरा नाम तक भी नहीं पूछा। तो जैसे इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम लॉ ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, बट वहाँ वो लोग पूछते हैं क्योंकि वहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जैसे मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आईसीजे का जुरिसडिक्शन इंडिया पे कंपल्सरीली अप्लाई होता है, बाइंडिंग है या नहीं है, या फिर मैरीटाइम बॉर्डर्स का क्या है इंडिया के, कैसे कैसे डिफाइंड है, कितने नॉटिकल मीटर्स पे क्या क्या है जो भी है, और कॉन्ट्रैक्ट से क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। करंट इवेंट में मुझसे पूछा कि एक केस आप चुन लो कोई भी, फिर उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge. इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam-oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। और उन्होंने पूछा कि आपकी हिंदी और इंग्लिश में क्या है, आपका कैसा आपको लगता है करके, कितना कंफर्टेबल हो आप इंग्लिश में, कितना कंफर्टेबल हो आप हिंदी के साथ। फिर उन्होंने 5 लाइन कुछ भी बोलने को बोला कि आप चलो आपकी मर्जी से आप टॉपिक चूज करो और उस पर 5 लाइन आपका जो भी है वो आप बोलो। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा और आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। आप बस अगर नर्वस नहीं हो रहे हैं, आप अपने ओरिजिनल उसमें मेंटेन कर रखा है अपने कूल का, तो आप आंसर कर पाएंगे। और बाकी आपको प्रिपरेशन बंद नहीं करनी है मेंस के बाद। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट है, आप 5 के 5 आंसर भी नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस के साथ मना कर देंगे तो चल जाएगा काम। ऐसा नहीं होता है। आपको पूछेंगे वो लॉ
और करंट इवेंट्स भी पूछेंगे और आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट डाउट ये भी रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करनी चाहिए या फिर कैसे करनी चाहिए। तो मेरे केस में मैंने दोनों की कंबाइंड ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मुझे था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी चाहिए, बाकी जब भी जैसे नोटिफिकेशन अनाउंस होगी एग्जाम की उस वक्त से मैं मॉक्स देना स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर बीच बीच में मतलब ऐसे रिगरसली नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। बाकी क्योंकि आंसर राइटिंग की कुछ मतलब प्रैक्टिस आप 2 दिन में 2 महीने में नहीं कर सकते, ये तो एक आर्ट है जो आपको ओवर द टाइम डेवलप करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे ये करने के लिए प्रैक्टिस आंसर राइटिंग का, बट कोशिश ये की थी कि दोनों की प्रिपरेशन साथ चले, और जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन अनाउंस होता है वैसे ही रिगरसली जितने एमसीक्यू अटेंड हो सकते हैं उतने करने का मैं ट्राई कर पाऊँ। फिर एक डाउट ये आता है कि क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है, तो मैंने मेरे केस में कोई कोचिंग नहीं ली है, और ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि कोचिंग आप लो। कोचिंग आपको कंसिस्टेंसी दे सकती है, और बाकी मैटर तो सेम ही है जो हमने लॉ अपने पूरे 5 साल में या 3 साल में पढ़ा है, उससे अलग कुछ नहीं आ रहा है। बाकी मॉक्स जरूरी हैं, जितने आप मॉक्स दे सकते हैं, जितने आप एमसीक्यू अटेंड कर सकते हैं, जितने आप आंसर्स लिख सकते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको करना ही चाहिए। आप उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। कोचिंग लेना है और नहीं लेना है ये आपका डिस्क्रिप्शन है। मटीरियल आपको मतलब जैसे सब कुछ नेट पे इजीली अवेलेबल है, सब बेरिक्स तो अवेलेबल होते ही हैं, और जितने भी केसेस हैं आजकल तो सुप्रीम कोर्ट का भी खुद का पूरा डेटाबेस अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। बाकी आप लाइव लॉ, बार एंड बेंच और ये सब देख सकते हैं लेटेस्ट इवेंट्स के लिए। तो अगर आप थोड़े एफर्ट्स लगाते हैं, थोड़ा अगर आप सर्च करते हैं नेट पर, तो सब कुछ ही अवेलेबल है। अगर आप लेटेस्ट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट मतलब कॉलम्स वगैरह देख रहे हैं लाइव लॉ वगैरह के, और न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो वो आप अपडेटेड रख सकते हैं अपने आप को। और बाकी बेरिक तो मेन सोर्स है ही, तो अगर आपको बेरिक समझ में आ रहा है अच्छे से और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं खुद से, तो कोचिंग की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम कोचिंग नहीं लेते तो हमें थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है लेफ्ट आउट सा, कि बाकी सब लोग ले रहे हैं हम नहीं ले रहे, कुछ डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हम लोग हैं या नहीं है। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप रेगुलर मॉक्स लगाइए और अपनी प्रोग्रेस को सेल्फ असेस मतलब करने का ट्राई कीजिए कि क्या हम लैग कर रहे हैं। और अगर मॉक्स में स्कोर सही आ रहा है, अगर आप मॉक्स में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो फिर थोड़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेम सिलेबस आता है जो हम लोग अपने 5 ईयर्स 3 ईयर्स में पढ़े होते हैं। तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का टाइम स्पेन बहुत बड़ा होता है किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी सिलेबस को कवर करने के लिए। और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का सिलेबस तो कुछ इतना बड़ा है भी नहीं वैसे, मतलब गिनती के कितना कुछ 1820 एक्ट सारे से आ रहे हैं इसमें। तो अगर आप डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। अब यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि रिटेंशन नहीं रह पाता सब चीज़ों का जितना हम पढ़ रहे हैं, तो वो ठीक बात है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है हम जो पढ़ रहे हैं उसकी। तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप रिवाइज करें, जितनी बार आप सोच सकते हैं उससे 2 बार ज़्यादा रिवाइज करें। मतलब बिना रिवाइज के आप कितना भी पढ़ लेंगे वो सब वेस्ट है, क्योंकि मतलब वो तो ऐसे हो गया कि हम पढ़े जा रहे हैं, बट जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, फिर उसका इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई पर्पस नहीं निकल पाएगा। बाकी तो अब जर्नी है, जर्नी में हाईज भी होंगे, लोज भी होंगे, तो आप बस चलते जाइए। और मूक्स में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने आप को मोटिवेटेड मतलब ऐसे मोटिवेट कीजिए कि हाँ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना, फेलियर्स अल्टीमेटली काउंट नहीं होते हैं। काउंट यही होता है कि अपने अल्टीमेटली सक्सेस जब आप अचीव कर लेंगे तो वही काउंट होगी। मॉक्स होते हैं आपको सिर्फ असेस करने के लिए, ना कि आपकी फेलियर और सक्सेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो आप जितने भी अपना टेस्ट दे रहे हैं वो अपने असेसमेंट के लिए दीजिए, और जर्नीज़ के हाईज एंड लोज में ऐसे नॉर्मल रखिए अपने आप को, थोड़ा ऐसे मेंटल प्रेशर को मैनेज कीजिए, थोड़ा चिल रखिए अपने आप को और कीप गोइंग। ये एक जर्नी है, ना कोई ऐसे लाइफ का एंड होने वाला है, ना सिलेक्शन होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि बस पूरा आप कुछ अलग किसी दुनिया में पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जर्नी है, नॉर्मल एग्ज़ाम है, नॉर्मल पोस्ट है, सब कुछ। अगर आप अपने सिर्फ काम पे ध्यान देंगे और उस पर आप अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन द एंड मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि वो बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई बहुत देर तक सुन पा रहा है तो उसमें आपकी ग्रेटनेस नहीं है कि आप बोल पा रहे हैं, वो उन लोगों की ग्रेटनेस है जो आपको इतना पेशेंटली सुन पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच DKT प्रोवाइडिंग दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म in order to putting forward my views. Thank you so much again.